नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो रहस्य और रोमांच से पूरी तरह भरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इस विश्लेषण में हम उन ईंटों, मोहरों और खंडहरों की कहानी सुनेंगे जो इस प्राचीन बेहद सुव्यवस्थित समाज ने हमारे लिए छोड़े हैं। चलिए, इस मिस्ट्री को मिल के डिकोड करते हैं। तो इस पूरे सफर में हमारा रास्ता क्या होगा? हम मुख्य रूप से 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे इसके परिचय से, फिर चलेंगे प्रमुख उत्खनन स्थलों की तरफ। उसके बाद इनकी उस हैरान कर देने वाली अर्बन प्लानिंग को समझेंगे, इनकी धार्मिक मान्यताओं पर गौर करेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर इतनी शानदार सभ्यता का पतन कैसे हो गया। चलिए, पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। भाग 1, सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार और इसका विशाल साम्राज्य। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार है। आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को ये कवर करती थी। सच मानिए, जब हम इसे इसकी समकालीन सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया के नक्शे के साथ रखकर देखते हैं, तो ये आकार में उनसे कहीं ज्यादा विशाल नजर आती है। सोचिए, उस जमाने में इतने बड़े इलाके को एक साथ कनेक्ट करना कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं थी। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रमुख उत्खनन स्थल और उनसे जुड़े पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि इनकी भाषा या लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए ये खंडर ही हमारे लिए इनकी डायरी का काम करते हैं। 1920 के दशक में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो पूरी दुनिया के इतिहासकार दंग रह गए। यहाँ से हमें विशाल अन्नागार यानी ग्रेनरीज मिली, और वो मशहूर महान स्नानागार भी। ये कोई आम इमारतें नहीं थीं। वहीं कालीबंगा की तरफ चलें तो वहां मिली अग्नि वेदिकाएं इस बात का पक्का सबूत है कि इनका समाज बहुत ही सुसंगठित और नियम कायदों से चलने वाला था। लिस्ट में आगे बढ़ें तो व्यापार और कारीगरी के असली कमाल दिखते हैं। गुजरात के लोथल को ही ले लीजिए, जहां दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा मिला। धौलावीरा में एक बिल्कुल अलग त्रिस्तरीय यानी 3 पार्ट शहर का स्ट्रक्चर और कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और चिन्हुदड़ो, वो तो जैसे उस दौर का इंडस्ट्रियल हब था, खासकर मनके या बीज बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, उन्नत नगर नियोजन। वास्तुकला का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने आधुनिक इंजीनियरों तक को हैरत में डाल रखा है। इन शहरों की भौतिक नींव को समझना सच में सबसे ज्यादा रोमांचक है। यहाँ जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है, उसकी उस दौर में पूरी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। चाहे वो अनाज स्टोर करने के बड़े बड़े भंडार हों, भट्टी में पकाई गई मजबूत ईंटों का भारी इस्तेमाल हो, या फिर उनका वो वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम, ये सब अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। सबसे चौंकाने वाली बात है इनका सख्त ग्रिड सिस्टम। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण यानी राइट एंगल पर काटती थीं। पूरा शहर 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ ऊंचाई पर बना सिटाडेल यानी दुर्ग, और दूसरी तरफ आम लोगों का रिहायशी इलाका। हर घर में अपना निजी आंगन और पक्का बाथरूम। और इनकी जल निकासी प्रणाली, नालियां पूरी तरह से ढकी हुई थीं। साफ सफाई और पब्लिक हाइजीन को लेकर ऐसी दीवानगी आज के स्मार्ट शहरों को भी टक्कर दे सकती है। इनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, जिस वक्त महान मिस्र सभ्यता के लोग अपने घर बनाने के लिए केवल धूप में सूखी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सिंधु घाटी के लोग अपने घरों और नालियों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए भट्टी में पकी हुई एकदम परफेक्ट ईंटें लगा रहे थे। प्राचीन काल के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। चलिए, अब वास्तुकला से हटकर इनके मन की दुनिया में झांकते हैं। भाग 4, धार्मिक मान्यताएं, एक ऐसा आध्यात्मिक समाज जहां कोई भव्य मंदिर नहीं था। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? इतना विकसित समाज, लेकिन पूरे इलाके में कहीं भी कोई मंदिर या महल जैसी संरचना नहीं मिली। फिर भी वहां खुदाई में मिली मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों को गहराई से देखने पर हमें एक बहुत ही खास तरह के धर्म की झलक मिलती है। एक ऐसा धर्म जो मुख्य रूप से प्रकृति, जनन शक्ति और साफ सफाई के अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। इन साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि वे उर्वरता के प्रतीक के तौर पर मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर मुहर मिली है जिसमें एक योगी बैठे हैं जिन्हें हम पशुपति या आदि शिव कहते हैं, और उनके चारों तरफ जानवर हैं। पीपल के पेड़, बैल और गैंडे जैसे जानवरों की पूजा आम बात थी। और हाँ, जो महान स्नानागार हमने पहले देखा था, उसका इस्तेमाल संभवतः पवित्र जल से जुड़े अनुष्ठानों और शुद्धिकरण के लिए ही होता था। और अब इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, भाग 5, पतन के कारण, इतिहास की एक ऐसी गुत्थी जो आज तक पूरी तरह अनसुलझी है।
ये सवाल किसी को भी परेशान कर सकता है। इतना शानदार शहरी नेटवर्क, इतनी जबरदस्त प्लानिंग और इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य, फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ कि ये सब अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गया? आखिर रातों रात किस चीज ने इस भव्य सभ्यता को मिटा दिया? सच कहूं तो विशेषज्ञ आज भी इस बात पर बटे हुए हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हमें कई अलग अलग कारणों के एक कॉकटेल की तरफ इशारा करते हैं। कुछ मानते हैं कि गंभीर जलवायु परिवर्तन और मॉनसून के कमजोर पड़ने से सूखा पड़ा। कुछ का कहना है कि सरस्वती नदी के सूखने या भयंकर भूकंपों ने इन्हें बर्बाद कर दिया। साथ ही मेसोपोटामिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड का गिरना और कुछ नए घुमंतू समूहों के आने की थ्योरी भी काफी चर्चा में रहती है। कुल मिलाकर ये पतन शायद किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि पर्यावरण और इकोनॉमी के एक साथ चरमराने का असर था। देखा जाए तो आज के दौर में क्लाइमेट चेंज को लेकर यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार आपके मन में छोड़कर जाना चाहूंगा। इस सभ्यता की वो अजीबोगरीब लिपि जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, उसके भीतर अभी भी न जाने कितने अनकहे रहस्य दबे हैं। सोचिए, अगर भविष्य में कोई नई तकनीक उस लिपि को डिकोड कर ले तो क्या हमें प्राचीन इतिहास की कहानी को पूरी तरह से दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा? ये एक ऐसा रहस्य है जो हर इतिहास प्रेमी को रोमांचित करता है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।